हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम तक कंप्लीट किया था। राइबोसोम में हमने देखा था राइबोसोम फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस होता है और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके आगे हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करे, सेल में कई सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कराए, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब कंकाल, इसका सेल का कंकाल हम बोल सकते हैं। तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा। किससे बना होता है साइटोस्केलेटन, तो कई सारे फिलामेंट से बना होता है, जैसे कि माइक्रो फिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले माइक्रो फिलामेंट देखें तो माइक्रो फिलामेंट माइक्रो फिलामेंट का अगर साइज देखते हैं तो 6 to 7 नैनोमीटर इन डायमीटर इनका 6 to 7 नैनोमीटर का हुआ करता है। इसमें एक्टिन और मायोसिन काउंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों ही मसल्स में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा, जब जो सेल फरो मेथड होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो बनी होती है माइक्रोफिलामेंट की ही बनी होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग माइक्रोफिलामेंट से ही बनती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट में हम देखें तो इसका जो साइज होता है अप्रोक्स 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर हुआ करता है, 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये होगा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, कहाँ मिलेगा, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, अभी माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ मिलेगा, इसका पहले तो डायमीटर जो होता है अप्रोक्स 25 नैनोमीटर हुआ करता है। अब ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है तो बनाता क्या है, ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन या इन्वॉल्व्स इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्स इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अब और क्या करेगा, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बनाएगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो काम आता है वो इंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का, इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एक्सेट्रा। यहाँ पे डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका, ये डायग्राम है सीलिया और फ्लैजिला का। सीलिया और फ्लैजिला का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बाहर दिखाई दे रही है इसकी। इसके बाद इसमें रेडियल स्पोक दिख रहे हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरडबलेट ब्रिज और पेरिफेरल डबलेट। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है तो उसको यहाँ देखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो नॉर्मल मेम्ब्रेन की तरह ही है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। तो कैसे बनते हैं, इसमें सबसे पहले हेटेरोडायमर होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है, एक बीटा ट्यूबुलिन होता है। इनसे मिलके हेटेरोडायमर बनेगा। और वो हेटेरोडायमर मिलके एक प्रोटोफिलामेंट बनाता है, कुछ इस तरह से।
ये एक अल्फा ट्यूबुलिन हो गया, ये एक बीटा ट्यूबुलिन हो गया। अब ये रिपीट होंगे। ये जो बना ये प्रोटोफिलामेंट है। अब इस तरह के कई सारे प्रोटोफिलामेंट मिलने के बाद एक ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे कि इसको हम ए बोल दें और इसको हम बी बोल दें, तो ए में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जबकि बी में 10 प्रोटोफिलामेंट हुआ करते हैं। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये इंटरडबलेट ब्रिज। इंटरडबलेट ब्रिज क्या करेगा, जैसे ये ए बी थे तो ये भी ए और बी होगा और ये भी ए और बी होगा। तो ए से बी को कनेक्ट करने का काम किसका, इंटरडबलेट ब्रिज का। नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये भी जो मेन एक्सेस है उसको बनाने का काम करता है। यहाँ पे बचा डायनिन आर्म। ये दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायनिन आर्म। ये जो दिख रही है इस स्ट्रक्चर को हम डायनिन आर्म बोलते हैं। तो ये डायनिन आर्म क्या करेगी, ये डायनिन आर्म के पास एक एंजाइम होता है एटीपीएज एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम एटीपी को ब्रेक करेगा और एटीपी को ब्रेक करके इसमें से एनर्जी रिलीज कराएगा और इस एनर्जी का यूज सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट में होगा। तो डायनिन आर्म के पास एटीपीएज एंजाइम था, उसने एटीपी को ब्रेक किया, एनर्जी रिलीज कराई, सीलिया फ्लैजिला का मूवमेंट इससे किया जाएगा। बचा कौन सा, रेडियल स्पोक। अब रेडियल स्पोक जो होता है वो रेडियल स्पोक क्या करेगा कि डायनिन मोटर जो होती है, जो डायनिन आर्म है उसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा। तो ये सिंपल मोबिलिटी में इन्वॉल्व होता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इन्वॉल्व्स इन मोबिलिटी और साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें सिंगुलर को हम सीलियम बोल देते हैं, वैसे सीलिया बोला जाता है। सीलिया और फ्लैजिला। जो सीलिया होते हैं उसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर सीलिया किसी सरफेस से अटैच है, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सरफेस से अटैच है, तो उस समय पे ये ऑर्गेनिज्म को मूव कराएगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे अटैच है तो उस समय ये ऑर्गेनिज्म को मूव कराएगा। एग्जाम्पल के लिए लार्वा हम देखते हैं, जैसे कि हमने सुना है प्लेन्युला लार्वा। तो प्लेन्युला लार्वा जो होता है वो सीलिएटेड होता है। अब सीलिएटेड होने की वजह से अब ये इस सरफेस पे, ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये खुद ऑर्गेनिज्म मूव करेगा इस सीलिया की मदद से। जबकि अगर सरफेस किसी रिजिड सरफेस पे प्रेजेंट है तो वहां पे वो मीडियम को मूवमेंट कराता है। जैसे जैसे कि हमने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो सीलिया जो होते हैं वो यहाँ पे मीडियम को मूव करा रहे हैं। जैसे इसके अंदर ओवम मूव कर रहा है तो इसको ये मूव कराते हैं। नेक्स्ट ये बने किसके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की ही ये आउटग्रोथ हुआ करते हैं और ये काम करते हैं। और क्या होता है, जैसे कि नाव चलाते समय, नाव जिससे चलाई जाती है उसको ओर बोलते हैं, तो ओर की तरह से काम करते हैं। तो इसमें लिखा है या तो सेल को मूव कराएंगे या सराउंडिंग को मूव कराएंगे। तो सेल को मूव तब कराएंगे कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे सीलिया है तो उसमें सेल मूव करेगी, जबकि अगर किसी स्ट्रक्चर रिजिड सरफेस पे सीलिया है तो मीडियम मूव करेगा। अब ये जो प्लाज्मा है कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ पे एक्सोनिम दिखाई दे रहा है। एक्सोनिम है क्या, इसमें कई सारे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये अरेंजमेंट सबका, इन सब की स्ट्रक्चर को अगर हम एक साथ देखते हैं तो इसको एक्सोनिम बोल देते हैं। तो एक्सोनिम क्या था, 9 डबलेट, बीच में 9 डबलेट, 9 डबलेट, ये साथ में पेरीफ्री पे 9 डबलेट दिखाई दे रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डबलेट हो गए और 2 सिंगलेट, ये दोनों सिंगलेट हो गए। तो इन दोनों को मिला के 9+2 अरे बोलते हैं, इन दोनों को मिला के 9+2 अरे बोलते हैं, और इस अरेंजमेंट को एक्सोनिमल अरेंजमेंट बोला जाता है। अब एक्सोनिमल अरेंजमेंट हो गया। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो सेंट्रियोल के द्वारा इनकी बेसल बॉडी बनी होती है। तो बेसल बॉडी क्या होती है? सीलिया और फ्लैजिला की सेंट्रियोल के द्वारा बनी होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर मैं बेसल बॉडी बनाऊं तो इस तरह से यहाँ से ये फ्लैजिला रिली बनेगा, और बेसल बॉडी एकदम मोटर की तरह काम करती है। तो जब ये घूमेगा तो इसके घूमने से सीलिया और फ्लैजिला मूव किया करता है। तो दोनों की ही बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी होती है। तो इस तरह से सेंट्रियोल जो होता है वो कुछ लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां तक फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगा। जैसे कुछ एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स लोअर प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, तो वहां पे भी हमें सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब सेंट्रियोल में देखें तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या स्ट्रक्चर होती है? तो सेंट्रोसोम क्या है? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली ये जो सेल ऑर्गेनेल है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल हुआ करता है, प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होता है। इसमें क्या क्या मटेरियल होगा? तो सबसे पहले तो दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर अरेंज होंगे। अब दो सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर अरेंज होंगे तो ये दो हो गए सेंट्रियोल कुछ इस तरह से। इनके चारों तरफ एक एमोर्फस सब्सटेंस भरा हुआ है, उस एमोर्फस सब्सटेंस को बोलते हैं हम काइनोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये हो गया सेंट्रियोल, जो कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर अरेंज है। ये हो गया काइनोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। दोनों में से किसी के भी पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो एमेम्ब्रेनस होता है। अब परपेंडिकुलर अरेंज है दोनों एक दूसरे के। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी? जैसे यहाँ बीच में एक सेंट्रल हब हो गया, इस सेंट्रल हब के चारों तरफ 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं। 9 ट्रिपलेट मतलब कि तीन तीन माइक्रोफिलामेंट से मिलके बने हुए। कुछ इस तरह से 9 ट्रिपलेट। अब इसको अगर मैं नाम दूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, फिर इधर भी ए बी सी, इधर भी ए बी सी। तो यहाँ से ए से सी को जो कनेक्ट करेगा वो ए सी लिंकर कहलाएगा। ए से सी को जो कनेक्ट करेगा वो ए सी लिंकर कहलाएगा। ये कुछ कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर लग रही है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर यहाँ होती हैं, कुछ इनके बीच में देखने को मिलेंगी। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं और इसको सेंट्रल हब मतलब एक तरह से एक्सिस से जोड़ने का काम करती हैं। ये रेडियल स्पोक हो गए कुछ इस तरह से।
कि रेडियल स्पोक क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इससे कनेक्ट होता है। अभी जो स्ट्रक्चर बनी ये कुछ कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर लग रही है। यहाँ पे ये ट्रिपलेट देखने को मिल रहा है, ये ट्रिपलेट है। तो कितने ट्रिपलेट है इसमें? 9 ट्रिपलेट है, 9 ट्रिपलेट है इसमें। और 9 के साथ सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए 0। ये प्रोटीनस हब है, प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है। तो इसका 9+0 अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें और क्या देखने को मिलेगा, किसके बने होंगे? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, मतलब कि बाहर की तरफ जो दिख रहा है हमें, सब ट्रिपलेट है। बीच में कौन है? सेंट्रल हब है, जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ है। रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक फिर से क्या करेंगे, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चर को। अब ये किस काम में आता है? सबसे पहले तो ये बेसल बॉडी बनाएगा सीलिया और फ्लैजिला की, और बेसल बॉडी बनाने के साथ साथ ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो एनिमल सेल में ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेल है, इसको एक सेल ऑर्गेनेल की तरह किसने डिस्क्राइब किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। तो इसकी डिस्कवरी भी रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे जाती है, 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी। जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको स्टेन करने के लिए बेसिक डाई का यूज होगा। तो वो बेसिक डाई कौन सी है? एसिटोकार्माइन। ये जो एसिटोकार्माइन है, इस बेसिक डाई का इसमें यूज किया जाता है। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? तो क्रोमेटिन नाम देने वाले फ्लेमिंग थे। अब न्यूक्लियस को हमें स्टडी करना है, तो हमें न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए किस फेज में पढ़ना पड़ेगा? तो न्यूक्लियस को अगर स्टडी करना है तो हमें इंटरफेज उसकी देखनी पड़ेगी। इंटरफेज क्या होता है? एक वो स्टेज सेल साइकिल में, जैसे इंटरफेज होता है, इंटरफेज के बाद फिर एम फेज आता है, फिर इंटरफेज आता है। तो इंटरफेज क्या था? एक प्रिपरेटरी फेज था जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, तो हमें न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होगा इस तरह से। तो ये इंटरफेज में हम देख सकते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि जब डिवाइड करेगी तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वहां पे हम न्यूक्लियस की स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब इसमें न्यूक्लियस के पास क्या मिलेगा? हाईली एक्सटेंडेड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन, हाईली एक्सटेंडेड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, साथ में प्रोटीन स्ट्रक्चर भी है। जेनेटिक मटेरियल भी और साथ में प्रोटीन स्ट्रक्चर भी, इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोल दिया है। अगर इसमें न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियस का भी इसको न्यूक्लियस माना जाता है। एक सेल में 1 से 5 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं। एक एम्फीबिया होता है जेनोपस, एक एम्फीबिया होता है जेनोपस। वो जो जेनोपस नाम का एम्फीबिया है, उसके ऊसाइट में अप्रोक्स 1000 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्स 1000 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। हमने जब राइबोसोम पढ़ा था, तो राइबोसोम में हमने देखा था कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, जबकि राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस हुआ करता है। तो न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियस के प्लाज्मा में, या फिर हम कहें न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या क्या देखा गया? न्यूक्लियर एनवेलप की स्ट्रक्चर देखी गई। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन कई जगह पे जाके फ्यूज हो जाता है। अब जब आउटर और इनर कई जगह पे जाके फ्यूज हो जाएंगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जैसे यहाँ से फ्यूज कर गया, ये इधर फ्यूज कर गया, तो एक ओपनिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पोर कैसे बना?
आउटर और इनर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कंटिन्यूस, यहाँ पे कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कई जगह पे हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था कुछ इस प्रकार से इसी के द्वारा कनेक्ट होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंटिन्यू कर जाती है। नेक्स्ट इसमें बीएस राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो राइबोसोम प्रेजेंट होते ही हैं, जिसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ कुछ राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, मतलब यहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यू थी, लेकिन यहाँ पे एक पोर आ गया जिस वजह से न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्ट हो गई। अब ये माइन्यूट पोर बने क्यों? फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई इस तरह से और यहाँ पे माइन्यूट पोर बन गए, जिसको न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियर पोर क्या करेगा? ये दोनों साइड का मूवमेंट अलाउ करता है, किसके लिए? आरएनए और प्रोटीन के लिए। तो आरएनए और प्रोटीन के लिए बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट ये अलाउ करेगा। अब क्या होगा फिर जब आरएनए और प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? तो इसमें एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाएगी, जैसा कि फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाती है। एक और इसमें पूछा गया है कि एरिथ्रोसाइट ऑफ मेमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ये दोनों बिना न्यूक्लियस के भी रहते हैं और दोनों ही लिविंग होते हैं। अब दोनों लिविंग होते हैं और दोनों के पास मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या? जैसे सेल के अंदर जो प्लाज्मा, सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ था उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते थे, ऐसा ही जेली लाइक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देंगे। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स है तो इसमें क्या क्या होगा? कंटेन्स द न्यूक्लियोलस, इसके पास एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी दिखाई दे रही है, ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये वाली ये न्यूक्लियोलस है। अब ऐसे न्यूक्लियोलस कई सारे हो सकते हैं। अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन थी इसके बीच में 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस देखने को मिलता है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं। यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हमने पढ़ा था। राइबोसोम क्या था? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इससे मिलके राइबोसोम बनता है। और राइबोसोम फैक्ट्री होता है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस के पास राइबोसोमल आरएनए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए यही बनेगा, कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में। जो न्यूक्लियोलस का नंबर है वो वेरी करता है सेल में। न्यूक्लियोलस का नंबर उस सेल में ज्यादा होगा जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कराएगा और राइबोसोम बनाने का काम न्यूक्लियोलस का होता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो इंटरफेस से आगे अगर हम चलेंगे तब हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है ये क्रोमोसोम मेटाफेज में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि फुल्ली कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? मेटाफेज में होता है। तो ये हमें मेटाफेज में देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है इसमें इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो है ये पूरी एक क्रोमेटिड है, इस पूरे को हम एक क्रोमेटिड मानते हैं। ऐसे ही ये एक क्रोमेटिड है, इसमें से ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है। इस तरह से इसके पास 4 आर्म है और 2 क्रोमेटिड हैं और 2 काइनेटोकोर हैं। 4 आर्म, 2 क्रोमेटिड और 2 काइनेटोकोर। यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, किस तरह से कि जब मेटाफेज हम पढ़ेंगे तो ये एक एम फेज का हिस्सा है और एम फेज में आते आते जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है
और न्यूक्लियर एनवेलप टूटने की वजह से न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा और न्यूक्लियस की जगह पे हमें ये क्रोमोसोम दिखाई देता है। अब न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अब क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। अब डीएनए तो होगा ही, साथ में इसके पास बेसिक प्रोटीन भी होगी। हिस्टोन किस लिए काम आती है? हिस्टोन कॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉइलिंग करेंगे तो क्रोमोसोम बनता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम पढ़ते हैं। तो साथ में और क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगी जो कि बेसिक नेचर की है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी जो कि एसिडिक नेचर की है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसिडिक नेचर की है, और इसमें थोड़ा सा आरएनए भी देखने को मिल जाएगा। सिंगल सेल ऑफ ह्यूमन हैव 2.2 मीटर ऑफ डीएनए। तो कितना डीएनए? तो अगर 46 क्रोमोसोम देखें तो 46 क्रोमोसोम को अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाए और सबको कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये 2.2 मीटर लेंथ की स्ट्रक्चर होगी, जिसको अप्रोक्स 2 मीटर बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अब सभी क्रोमोसोम को अगर देखना है तो डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस समय क्रोमोसोम सेल डिवाइड करेगी उसी समय क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी स्टेज जो होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने की, वो मेटाफेज हुआ करती है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी की जाती है, जबकि एनाफेज में क्रोमोसोम की शेप स्टडी करते हैं। अब शेप के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम किस टाइप के होते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। काइनेटोकोर हमने देख ही लिया, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को अटैच कराएगा। अब जिस तरह से जब ये क्रोमोसोम डिवाइड कर रहे होंगे तो इन क्रोमोसोम के पास डिवीजन के समय पे अगर दोनों आर्म बराबर हैं तो ये वी शेप स्ट्रक्चर बनी और ये क्रोमोसोम कहलाएगा मेटासेंट्रिक, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमेयर है वो एकदम सेंटर में है। अगर एक आर्म बड़ी है और एक आर्म थोड़ी छोटी है तो ये एल शेप कहलाएगा। जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया है, इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब एक आर्म बड़ी है और एक आर्म बहुत छोटी है तो ये जे शेप हो गया। अब ये जे शेप हो गया तो ये कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमेयर था वो एक टर्मिनल के पास पहुंच गया है, एकदम टर्मिनल पे अभी नहीं है। लास्ट बना जो सेंट्रोमेयर है एकदम टर्मिनल पे है और ये बन गया आई शेप। तो आई शेप बनने के बाद इसको हम बोल देंगे टीलोसेंट्रिक। तो ये टीलोसेंट्रिक हो जाएगा, जिसमें कि जो सेंट्रोमेयर था वो एकदम टर्मिनल पे पहुंच गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, एकदम सेंटर वाली स्ट्रक्चर। अब ये जो सेंट्रोमेयर है, इसी सेंट्रोमेयर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे हमें सेंट्रोमेयर दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट आर्म है। ये जो शॉर्ट आर्म है, इस शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं। अगर किसी क्रोमोसोम में देखें तो एक क्रोमोसोम में हमें दो आर्म दिखाई दे सकती हैं, एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। जो लॉन्ग आर्म है, जो शॉर्ट आर्म है, उसको हम बोलते हैं पी आर्म। पी का मतलब होता है पेटाइट और पेटाइट मतलब ड्वार्फ। यहाँ पे क्यू आर्म है, क्यू का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये पी के बाद सीक्वेंस में आती है अल्फाबेटिकल, तो इसलिए इसको क्यू आर्म बोला जाता है। इसमें यहाँ पे ये शॉर्ट आर्म दिख रही है, लॉन्ग आर्म दिख रही है, इस तरह से अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम है ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इस सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये जो दोबारा ये जो फिर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और ये होता है एनओआर। अब एनओआर क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। एनओआर होता है न्यूक्लियर
ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस था, जो हमने अभी अभी न्यूक्लियोलस पढ़ा था, उसकी असेंबली यहीं से होती है। न्यूक्लियोलस बनता जो है वो इसी से कनेक्ट होके बनता है, तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है, NOR। किस किस क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगा? तो ये NOR देखने को मिलता है 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये इस नंबर के क्रोमोसोम पे NOR या फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो ये हिस्सा बचा इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ये जो बचा ये सैटेलाइट है, इसको हम सेट क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास सैटेलाइट मिलेगा उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। सेट का मतलब होता है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको। इसका मतलब है साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनिको, मतलब लो कंटेंट ऑफ थायमिन इन दिस सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है यहाँ पे थायमिन का कंटेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए इसको सेट क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंप्लीट हुए। क्रोमोसोम के बाद हमने सैटेलाइट देख ही लिया। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बना था, उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो पार्ट है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज दोनों में मिलेंगी, एनिमल और प्लांट्स में। कई सारे काम ये कराया करती हैं, इनके पास कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन काउंट होगा? तो स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम इसमें काउंट होते हैं।